नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लाए हैं जो डेफिनेटली बहस को जन्म दे सकता है। मैं यह दावा कर रहा हूं कि नॉर्थ कोरिया, जी हाँ, नॉर्थ कोरिया दुनिया के किसी भी देश से अपराजय है। जो देश इस युद्ध पर जाएगा उसकी हालत बहुत बुरी होगी। हैरान है, इस वीडियो के अंत तक आप मेरी बात से डेफिनेटली सहमत हो जाएंगे। तो जब हम बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की, तब हमारे दिमाग में एक गरीब और अलग थलग देश की तस्वीर आती है। लोग अक्सर उसके डिक्टेटर किम जोंग उन का साइज देखकर मजाक करते हैं कि वो सारे नॉर्थ कोरियाई लोगों का खाना खुद ही खा जाता होगा और वो कुछ करता नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कहानी इसके बिल्कुल उलट नहीं तो काफ़ी हद तक अलग है, कुछ लोगों को डेफिनेटली हैरानी होगी। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ कोरिया के मज़ेदार प्रोपेगेंडा मशीनरी की, जो कि बिल्कुल अलग ही लेवल का होता है। जब किम जोंग उन दिसंबर 2011 में अपने पिता किम जोंग इल की मृत्यु के बाद नॉर्थ कोरिया की सत्ता में आए, तो स्टेट मीडिया ने उनके नए लीडर के रूल को माइथोलॉजी और मिस्टीरियस सेलेस्टियल इवेंट से जोड़ दिया। जब किम जोंग इल यानी कि किम जोंग उन के फादर की डेथ हुई, नॉर्थ कोरिया मीडिया ने क्लेम किया कि एक मिस्टीरियस स्नो स्टॉर्म ने माउंट पेक्टू, जो कि वहाँ का सेक्रेड माउंटेन है, को ढक लिया है और नियर बाय लेक की आइस जोर से क्रैक हो गई। इसे नेचर के लीडर की डेथ पर शोक जताना बताया गया और बोला गया कि पहाड़ के ऊपर एक ब्राइट स्टार देखा गया जो नए लीडर यानी कि किम जोंग उन के राइज का सिंबल था। 2012 में नॉर्थ कोरियन मीडिया ने रिपोर्ट किया कि जब किम जोंग उन को फॉर्मली सुप्रीम लीडर का खिताब मिला तो काले बादल अचानक से हट गए और एक ब्राइट शाइनिंग लाइट देखी गई। स्टेट पोएट्स और आर्टिस्ट ने उन्हें द सन ऑफ 21st सेंचुरी बोला। उनके पिता किम जोंग इल के बारे में कहा जाता था कि उनका जन्म डबल रेनबो और एक शूटिंग स्टार के नीचे हुआ और उनके बर्थ पर विंटर सडनली स्प्रिंग में बदल गया। मतलब कि इन दोनों बाप बेटों के कंट्रोल में वेदर भी है। तो खैर, अब हम सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। किम जोंग उन का बर्थ 1984 में हुआ था। उसकी बहुत लग्जरी में अपब्रिंगिंग हुई। किम जोंग उन ने स्विट्जरलैंड में नाम बदलकर एजुकेशन हासिल की। किम जोंग उन ने पाक उन नाम से एक नॉर्थ कोरियन डिप्लोमेट का बेटा बताकर इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बर्ने में पढ़ाई करी। उन्होंने जर्मन, इंग्लिश और फ्रेंच को सीखा। उन्हें एक शाय लेकिन मैथमेटिक्स में ब्रिलियंट स्टूडेंट बताया गया और बास्केटबॉल के लिए वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। नॉर्थ कोरिया में वापस आकर किम ने किम इल संग यूनिवर्सिटी में फिजिक्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने किम इल संग मिलिट्री यूनिवर्सिटी से मिलिट्री और पॉलिटिकल ट्रेनिंग ली। किम जोंग उन को एक इंटेलिजेंट, कनिंग और ताकतवर लीडर माना जाता है। वो शातिराना तरीके से एब्सोल्यूट पावर मेंटेन करता है, वो भी बिना किसी जियोपॉलिटिकल प्रेशर के। किम एक फास्ट पेस्ड, रिजल्ट ओरिएंटेड बंदा है, इसमें कोई संदेह नहीं। वो रूथलेस है और एग्जीक्यूशंस और असैसिनेशंस एक सामान्य बात है। किम नियमित रूप से पब्लिक इवेंट्स जैसे कॉन्सर्ट्स, रोलर कोस्टर राइड्स, न्यू ईयर एड्रेसेस में अपनी पत्नी री सोल जू के साथ दिखाई देते हैं और पब्लिकली विफलताओं को स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए 2012 का सैटेलाइट लॉन्च फेलियर। नॉर्थ कोरिया में चीन या यूरोप जैसा बहुत ग्रैंड या फ्यूचरिस्टिक शहर तो नहीं है, लेकिन उसके जितने शहर हैं और जितने भी विलेजेस हैं वो काफ़ी प्लान्ड और क्लीन हैं। और वो क्लीन तो होंगे ही, क्योंकि करप्शन और लापरवाही करके किसी को अपनी जान नहीं गंवानी। उत्तर कोरिया के ट्रेडिंग पार्टनर वर्ल्ड के सबसे ताकतवर और अमीर देश हैं, जैसे कि रूस और चाइना। दोस्तों, अभी हाल ही में किम जोंग उन ने ग्रैंड काल्मा बीच रिसोर्ट सिटी का उद्घाटन किया। यह एक लैविश सी साइड रिजोर्ट है जिसमें वाटर पार्क, हाई राइज होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स और लगभग 20,000 मेहमानों के अकोमोडेशन की जगह है। नॉर्थ कोरिया ने चीन को कोयला एक्सपोर्ट करके बहुत पैसा बनाया, जो कि उसकी फॉरेन करेंसी का 43% के बराबर है। नॉर्थ कोरिया के पास भारी मात्रा में रेयर अर्थ मेटल्स और एलॉयज हैं, जिनका यूज़ लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक और फ्यूचरिस्टिक वेपन्स टेक्नोलॉजी में किया जाता है। चीन सीक्रेटली नॉर्थ कोरिया के रेयर अर्थ मेटल्स और एलॉयज को इंपोर्ट कर रहा है। चीन नॉर्थ कोरिया को एशिया में अमेरिकी प्रभाव के खिलाफ एक बफर जोन के रूप में देखता है। यदि अमेरिका या साउथ कोरिया ने रिजीम चेंज का प्रयास किया तो चीन डेफिनेटली 1950 की कोरिया युद्ध की तरह उसकी मदद करेगा और उसको चाइना क्रिटिकल फूड, फ्यूल और इकोनॉमिक एड तो देता ही है। कुछ एनालिस्ट का यह भी मानना है कि अमेरिका एक कठपुतली या एक पपेट रूलर स्थापित करना चाहता है ताकि नॉर्थ कोरिया के रेयर अर्थ मेटल्स को हड़पा जाए।
और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अगर यूनाइटेड हो गए तो ये नया पीसफुल यूनिफाइड कोरिया सबसे मजबूत देशों में से एक होगा, जो यूएस बिल्कुल पसंद नहीं करता और चाइना भी कभी एक नई पावरफुल कंट्री अपने बॉर्डर के पास बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल उत्तर कोरिया एक वॉर बेस्ड कंट्री है जो युद्ध को सबसे आगे रखता है। नॉर्थ कोरिया अपनी मिलिट्री फोर्स को ब्रेक नेक स्पीड से मॉडर्नाइज कर रहा है। बचपन से ही उत्तर कोरियाई लोगों को कठिन परिस्थितियों में जीने की ट्रेनिंग दी जाती है। उनका पूरा सिस्टम ही सैंक्शंस और आइसोलेशन जैसी एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल के लिए डिजाइन किया गया है। नॉर्थ कोरिया के पास दुनिया के सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है जिसमें 12 लाख से ज्यादा एक्टिव सोल्जर्स और लाखों रिजर्व्स हैं। उनके मिलिट्री टोटल लॉयल्टी और सेक्रीफाइस के लिए एक तैयार की गई है। इसका एक मैं आपको बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। रशिया यूक्रेन की वॉर में नॉर्थ कोरियन आर्मी रशिया की तरफ से लड़ रही है। एक यूक्रेन के सीनियर कमांडर ने बताया कि नॉर्थ कोरियन फौजी कभी किसी के आगे हथियार नहीं डालते। अगर कोई नॉर्थ कोरियन आर्मी वाला मर रहा है तो वो अपने मरते मरते अपने साथ ग्रेनेड फायर करके यूक्रेन के सिपाही भी साथ ही ले जाता है और खुद भी खत्म हो जाता है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के पास स्पेशल फोर्सेस हैं जिनकी गिनती 2 लाख से ज़्यादा बताई जाती है। साबोटैज, असैसिनेशन, इन्फिल्ट्रेशन के लिए ट्रेंड हैं। युद्ध के दौरान वो साउथ कोरिया के अंदर टेररिस्ट अटैक को अंजाम दे सकते हैं। फुल फ्लेजेड वॉर में ज़मीन की टोपोग्राफी और टेरेन काफी इंपॉर्टेंस रखती है। उत्तर कोरिया एक डिफेंडर का सपना है। उबड़ खाबड़ संकरी घाटियां, लंबी कोस्टलाइन इन्वेजन के लिए बहुत मुश्किल है। माउंटेन्स नेचुरल फोर्ट्रेस का काम करती हैं। किसी भी हमलावर सेना के लिए ये लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है। नेचुरल बैरियर्स और हेवीली फोर्टिफाइड पोजीशंस उनके लिए बहुत बड़ा बैरियर है। अंडरग्राउंड बंकर्स, मिसाइल साइलो और टनल्स जो साउथ कोरिया के अंदर तक घुस जाते हैं कन्वेंशनल मिलिट्री विक्ट्री को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देंगे। कई न्यूक्लियर और मिसाइल साइट्स छिपे हुए हैं। एक मॉडर्न फोर्स को सप्लाई करने के लिए भारी मात्रा में ईंधन, गोला बारूद और भोजन चाहिए होता है। पहाड़ी सड़कें रक्षकों द्वारा आसानी से नष्ट कर दी जाती हैं जिससे अड़चनें पैदा होती हैं। जीपीएस सिस्टम ब्लॉक हो सकते हैं। एडवांस सेंसर और कम्युनिकेशंस के लिए लाइन ऑफ साइट बहुत ज़रूरी है और बड़े पहाड़ उनमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं। तो ये सब चीज़ें किसी भी हाईटेक फोर्स को डेफिनेटली परेशान कर देगा। घने जंगल और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण गुरिल्ला फोर्स को हमेशा फ़ायदा मिलता है। तो अब बात करते हैं साउथ कोरिया की कैपिटल सिटी जो कि है सियोल। में लगभग 25 मिलियन लोग रहते हैं। वो नॉर्थ कोरिया बॉर्डर के बिल्कुल पास है, लगभग 60 किलोमीटर के करीब। उत्तर कोरिया ने सीमा के ऊपर हजारों आर्टिलरी, मिसाइल्स और रॉकेट लॉन्चर्स ऑलरेडी तैनात किए हैं जो संघर्ष के शुरुआती घंटों में सियोल पर सी ऑफ फायर ला देंगे। अब हम बात करते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की। नॉर्थ कोरिया के पास 50 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। हर साल 6 से 7 न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है। अगर नॉर्थ कोरिया पर कोई भी फुल स्केल न्यूक्लियर अटैक होता है तो वो न्यूक्लियर रिटेलिएशन डेफिनेटली करेगा। कोरिया के पास 100 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मटेरियल हैं जो कि 2027 तक 200 तक पहुंच सकते हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने गुप्त रूप से न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया को ऑलरेडी ट्रांसफ़र करी हुई है। नॉर्थ कोरिया का पहला एक्सप्लोजन 2006 में हुआ था जिसकी शक्ति लगभग 2 किलोटन TNT के बराबर थी। वहीं 2017 का न्यूक्लियर टेस्ट 200 से ज़्यादा किलोटन्स का था। वेस्टर्न कंट्रीज़ की ये सोचकर ही हालत ख़राब हो जाती है। इतनी बड़ी एक्सप्लोजन यील्ड से नॉर्थ कोरिया के हाइड्रोजन बॉम्ब विकसित करने के दावे को और मजबूती मिलती है। नॉर्थ कोरिया जल्दी एक और न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है। और ये सब कम नहीं है तो इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के पास भारी मात्रा में केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार भी हैं जो एक हाई लेवल डेटरेंस पैदा करते हैं। नॉर्थ कोरिया के पास एक विशाल बैलिस्टिक मिसाइल्स का आर्सेनल है। हाल ही में उसने अनस्टॉपेबल हाइपरसोनिक हवांगसोंग 19 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया जो एक बड़ा न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर आसानी से यूएस मेनलैंड तक पहुंच सकता है और उसे बर्बाद कर सकता है। नॉर्थ कोरिया का दावा है कि यह दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट मिसाइल है। यह सॉलिड प्रोपेलेंट्स का उपयोग करती है जिससे युद्ध के समय इन मिसाइलों को बहुत तेजी से और आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है। यह मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल सिस्टम है। इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यह आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मात दे सकता है। नॉर्मल ICBM वॉरहेड एक निश्चित पैराबोलिक ट्राजेक्ट्री पर चलते हैं। वहीं हवांगसोंग 19 का वॉरहेड वायुमंडल में री एंट्री के दौरान प्रिसीशन मैन्यूवर्स करता है। यह मिसाइल मोबाइल लॉन्चर व्हीकल से लॉन्च होती है, इस कारण यह अप्रत्याशित स्थानों से लॉन्च हो सकती है।
मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स ले जाने में यह पूरी तरह से सक्षम है। मतलब यह मिसाइल एक साथ कई सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स या डिकॉय सिस्टम्स लेकर जा सकती है, जिससे मिसाइल डिफेंस सिस्टम बिल्कुल ओवरवेल्म और कंफ्यूज हो जाएगा। सैमसंग 19 की रेंज 15,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, यानी कि इसकी रेंज में आसानी से यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के बड़े बड़े शहर आ जाते हैं। कंपैरिजन के लिए इंडिया के सबसे एडवांस्ड और लॉन्गेस्ट रेंज ICBM अग्नि 5 की क्षमता 5,000 किलोमीटर प्लस है, और सोचो नॉर्थ कोरिया की लगभग 3 गुना 15,000 किलोमीटर प्लस। नॉर्थ कोरिया ने अब तक सबसे खतरनाक सबमरीन लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल पोक्योंग 6 विकसित कर ली है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि यह मिसाइल नॉर्थ कोरिया को सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी देती है। इसका मतलब यह है कि अगर यूएस पूरी तरह नॉर्थ कोरिया पर न्यूक्लियर अटैक कर भी दे, तब भी नॉर्थ कोरिया अपनी सबमरीन से यूएस मेनलैंड पर न्यूक्लियर मिसाइल दागकर उसे तबाह कर देगा। यह यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और साउथ कोरिया के सोफिस्टिकेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आसानी से भेज सकता है। इसकी सबमरीन मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर के आसपास है। यह एक हाइपरसोनिक न्यूक्लियर ग्लाइडिंग और मैन्यूवरेबल व्हीकल है। यही कारण है कि इसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है। मौजूदा डिफेंस सिस्टम जैसे कि एजिस, थाड या GBI केवल उन टारगेट्स को मार गिराते हैं जो एक अनुमानित बैलिस्टिक पाथ पर चलते हैं। पोक्योंग 6 मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स फायर कर सकती है, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित कई शहरों पर एक समय पर मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स गिराकर तबाही ला सकते हैं। नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली एक बड़े नावल मॉडर्न डिस्ट्रॉयर वॉरशिप को विकसित किया है, और यह नया जहाज लगभग 140 मीटर लंबा है, यानी कि नॉर्थ कोरिया का अब तक का सबसे बड़ा वॉरशिप। नॉर्थ कोरियन नेवी में लगभग 400 पेट्रोल वेसल्स और 70 सबमरीन्स हैं। इनका नंबर यूनाइटेड स्टेट्स के नेवी के बिल्कुल बराबर है। भारत के पास अराउंड 20 सबमरीन्स हैं। नॉर्थ कोरिया की सबमरीन्स में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जिससे कि वह छुप सकती हैं। नॉर्थ कोरिया के पास एक विशाल न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी है, और ये कई सारे पोक्योंग 6 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स एक बार में एक साथ कैरी कर सकता है। यह सबमरीन से दागे गए हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल नॉर्थ कोरिया के अपने डिफेंडेड वाटर से ही सीधे यूएस मेनलैंड तक पहुंच सकते हैं। यूएस, रशिया, चाइना और इंडिया के बाद नॉर्थ कोरिया के पास आई इन द स्काई है, जिसे कि I-176 एयरक्राफ्ट के ऊपर माउंट किया गया है। यह एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल एंड रिकनाइसा एयरक्राफ्ट है, जिसका रडार दुश्मन के एयरक्राफ्ट या मिसाइल थ्रेट्स को बहुत पहले ही डिटेक्ट कर लेता है। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और अटैक सिस्टम भी रखता है। नॉर्थ कोरिया AI इक्विप्ड कामिकाजे सुसाइड ड्रोन्स रखता है, जो दुश्मन के लक्ष्य से टकराकर स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। नॉर्थ कोरिया AI इक्विप्ड स्पाई ड्रोन्स पर भी काम कर रहा है। AI ड्रोन्स को इंटेलिजेंट ड्रोन्स बना देते हैं, जो ऑटोनोमस ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग और डिसीजन मेकिंग खुद ही कर लेते हैं। नॉर्थ कोरिया ने सोवियत संघ से 34 के करीब Su-25 फाइटर जेट हासिल किए थे। Su-25 एक मजबूत एयरक्राफ्ट है, जिसकी हथियारों की सूची किसी भी बंदूक प्रेमी या गन गीक्स के लिए रियल फीस्ट है। उसके हथियारों की इतनी बड़ी वैरायटी है कि पायलट उसे अपने तरीके से कैसे भी कंबाइन करके रेडी सेटअप को यूज करके कहीं भी अटैक कर सकता है। फिर आता है Mi-24 या Mi-35 हिंद। यह नॉर्थ कोरिया का सबसे एडवांस्ड डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर है। हिंद एक फ्लाइंग गनशिप है जो हेविली आर्मर्ड है और गन्स, रॉकेट तथा एंटी टैंक मिसाइल से आर्म्ड है। यह एक ऑल पर्पज अटैक हेलीकॉप्टर है, और नॉर्थ कोरिया ने रशियन आर्मी को 40% से ज़्यादा हथियार दिए। उसने रशिया को 15,000 से अधिक ट्रूप्स भी प्रोवाइड किए। बदले में रशिया नॉर्थ कोरिया को वेपन्स के मॉडर्नाइजेशन में मदद कर रहा है। रशिया नॉर्थ कोरिया को फ्यूल और फूड भी सप्लाई करता है। नॉर्थ कोरिया ने रशिया को वॉर मटेरियल बेचकर लगभग $6 बिलियन कमाए, और नॉर्थ कोरिया को ट्रूप डिप्लॉयमेंट से साल में $500 बिलियन की आमदनी हो रही है, और इस सारे पैसे को वो वापस से डेवलपमेंट और अपनी मिलिट्री को और स्ट्रॉन्ग बनाने में यूज कर रहा है। अंत में नॉर्थ कोरिया के पास एक साइकोलॉजिकल एज है, जिसे मापना बहुत मुश्किल है। यह एक ऐसा देश है जिसने अनप्रेडिक्टेबिलिटी को एक कला बना दिया है। किम जोंग उन दुनिया को अंदाज़ा लगाने पर मजबूर कर देता है, और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी अपने आप में एक हथियार है। दूसरे देश इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि नॉर्थ कोरिया का अगला कदम क्या होगा।
तो लोग किम जोंग अन को हैमबर्गर बोलकर मजाक करते हैं और सोचते हैं वो यूएस को खाली धमकी देता है, लेकिन सच ये है वो बंदा पूरी तैयारी के साथ बैठा है, और वो भी फुल फ्लेज्ड न्यूक्लियर ट्रायड लेकर। नॉर्थ कोरिया के पास मैसिव सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है। उत्तर कोरिया दुनिया के नियमों से नहीं खेलता और यही उन्हें एक यूनिक और टफ ओपोनेंट बनाता है। नॉर्थ कोरिया इज अनडिफीटेबल बाय डिज़ाइन। मान लीजिए हाइपोथेटिकली कोई सुपर पावर जैसे यूनाइटेड स्टेट्स या नाटो नॉर्थ कोरिया को फुल स्केल वॉर में हरा भी देती है, लेकिन सोचो इसका ह्यूमन और इकोनॉमिक कॉस्ट कितना कैटास्ट्रॉफिक होगा। मिलियंस डेड होंगे, ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक होगा, पोटेंशियल न्यूक्लियर फॉल आउट डेफिनेटली होगा, और यह वॉर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।